हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आपके स्टडी मटेरियल में ऑल्दो ये चैप्टर के नाम से नहीं दे रखा है, ये आपके यूनिट के नाम से दे रखा है, बट हम इसको एज अ सेपरेट चैप्टर ही ट्रीट करेंगे। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर, सबसे पहली बात मैं आपको कंफर्टेबल कर देता हूं, ये चैप्टर आपका अगेन एक इजी कैटेगरी का चैप्टर है। तो इससे पहले दो चैप्टर्स हमने कवर करे थे, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट क्रेडिट। तो जैसे वो एक इजी कैटेगरी का चैप्टर था, ये भी आपका इजी कैटेगरी का चैप्टर है। छोटा चैप्टर है, ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 80 to 90% की प्रोबेबिलिटी है कि आपकी क्वेश्चन एक ना एक इस चैप्टर में से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बल्कि 95 तक भी बोल सकते हो। तो आप ऑलमोस्ट सर्टेनली मानो कि तो एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। और इस चैप्टर से भी जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो आते हैं 5 मार्कर्स के। ठीक है, तो इसमें से भी 5 मार्कर्स के क्वेश्चन जनरली आपके बनते हैं। और इसके अलावा आपका नॉर्मली ट्रू फॉल्स में कोई एक पार्ट इसमें से हो सकता है बना के डल जाए, तो वो एक अलग बात है। बट अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो 5 मार्कर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं, आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे पहले मैं अपने लेक्चर को शुरू करूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप डाउट एंड टेस्ट सीरीज ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों भी आपको नीचे दिख जाएगी। इसके अलावा हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अपना थर्ड टेस्ट चैप्टर वाइज जो है हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट का टॉपिक रखेंगे। तो अगर आप इन टेस्ट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो पहले मैं आपका इस चैप्टर का पहले बेस बनवा देता हूं। तो पहले आप लोग कहानी सुन लेना कि इस चैप्टर में क्या होता है। ठीक है, अभी आपको कुछ नोट वोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है। अभी तक हम जितने भी हम लोग अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट कवर करते थे या जो भी करते थे, उसमें हमारी जो सेल्स होती थी वो कैसी सेल्स होती थी। तो एक सेलर होता था और एक बायर होता था या एक कोई कस्टमर होता था, है ना। तो इसमें कहानी क्या होती थी, सेलर कस्टमर को नॉर्मली गुड्स बेचता था, है ना। अभी गुड्स बेचता था, कभी कभी कैश में भी बेचता था, कभी कभी क्रेडिट पे भी बेचता था, और बदले में फिर कस्टमर इसके बदले कुछ कंसिडरेशन पे कर देता था और हमारी बात खत्म हो जाती थी। ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्स होती थी। तो अभी तक हम जहां जहां भी सेल्स की बात करते थे ये सेल्स की बात करते थे, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल कहानी हो गई। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में अलग तरह की सेल होगी। कैसी सेल होगी, अगेन पार्टीज तो वही होगी, एक सेलर होगा एक कस्टमर होगा। अब यहां पे क्या होगा, सेलर जो है माल को, गुड्स को भेजेगा जरूर कस्टमर के पास। ठीक है, तो सेलर कस्टमर को कुछ गुड्स भेजेगा, डिलीवर करेगा। मान लो ऐसे बोल रहा हूं, 10,000 रुपए की गुड्स कस्टमर को कोई सेलर देता है। अब सेलर कस्टमर से बोलेगा कि भाई कस्टमर देखो, आप ये गुड्स अपने पास रखो, आप इसको 15 दिन तक यूज करो या जो भी है, आप इसको 15 दिन तक अपने पास रखो, देखो, जो भी करना आप करो, आप इसकी अपनी क्वालिटी की जो भी है टेस्टिंग वगैरह कर लो। अगर आप 15 दिन में गुड्स से खुश नहीं होते, अगर आपको गुड्स में कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको गुड्स की क्वालिटी पसंद नहीं आती या कुछ भी और होता है, तो इन 15 दिन के अंदर ये गुड्स आप हमें वापस कर देना। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप ये गुड्स हमें वापस कर देना और हम मानेंगे कि कोई सेल वगैरह नहीं हुई थी, हम आपसे कोई भी पैसे वगैरह नहीं मांगेंगे इस सामान के लिए। लेकिन अगर 15 दिन में आप खुश हो जाते हो, आप कहते हो कि नहीं गुड्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गुड्स हम अपने पास ही रखेंगे, तो आप अपना अप्रूवल दे देना हमको। उस केस में आप अपना अप्रूवल दे देना हमको। अगर आपको गुड्स पसंद आ जाता है और आप उसको अपने पास रखना चाहते हो तो आप इसका अप्रूवल दे देना, और आपके अप्रूवल देने के बाद फिर हम मानेंगे कि भाई ये गुड्स की एक्चुअली में सेल हुई है, और फिर हम आपसे इस गुड्स की जो भी प्राइस है, जो भी सेल्स कंसिडरेशन है, वो हम आपसे मांगेंगे।
एक और सिनेरियो होगा, एक और बात बोलेगा सेलर, कस्टमर से ये भी बोलेगा, देखो कस्टमर, हम आपको देखो 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन में आप या तो गुड्स को वापस कर दो, यानी रिजेक्ट कर दो, या इसको अप्रूव कर दो। अगर 15 दिन तक गुड्स आपने अपने पास ही रखा, 15 दिन से ज्यादा हो गए, गुड्स आपने अपने पास रखा, ना आप हमें रिजेक्ट करके बताया ना आपने गुड्स को अप्रूव किया, है ना। मान लो 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 20 दिन हो गए, 20 दिन तक कस्टमर ने सेलर को कुछ भी नहीं बताया कि भाई हम आपका गुड्स रिजेक्ट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उस केस में फिर हम मानेंगे 1 से 15 दिन का टाइम खत्म हो गया, 1 से 15 दिन का टाइम खत्म हो गया और गुड्स आपने अपने पास रखे, उसके बाद हम अपने आप मान लेंगे कि गुड्स की सेल हो गई। तो सिंपल है भाई, 15 दिन का टाइम है, रिजेक्ट कर दो, या देखो दो ही होगा, या तो आप रिजेक्ट करोगे या आप इसको ले लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन होगा नहीं। तो अगर भाई 15 दिन का टाइम दे रहे हो तो आप बता दो ना। अब 15 दिन में अगर आपको गुड्स वापस करने पसंद नहीं आ रहे तो आप रिजेक्शन बता दो, रिजेक्शन के का इंटीमेशन दे दो। अगर आपको गुड्स पसंद आ जाते हो तो आप 15 दिन के अंदर हमें गुड्स एक्सेप्ट करके बता दो। लेकिन अगर आप 15 दिन तक बैठे रहते हो, अपना टांग फैला के बैठे रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं, ना आप रिजेक्ट करते हो ना अप्रूव करते हो, तो भाई हम अपने आप मान लेंगे कि गुड्स बिक गए। ये जो सेल की अरेंजमेंट है, इस तरह की जो ये सेल की अरेंजमेंट मैंने आपको बताई, इसी को हम बोलते हैं, जो इतना बड़ा नाम आपका चैप्टर का है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब आप इसका नाम टर्म पूरा पढ़ के देखना, अब आपको इसका मतलब समझ आएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, या तो आप अप्रूव करो या आप रिटर्न करो। तो या तो भाई दो ऑप्शन होंगे, कस्टमर या तो गुड्स को अप्रूव करेगा या तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने का मतलब वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसलिए नाम क्या पड़ गया चैप्टर का, या नाम क्या पड़ गया इस पूरे कॉन्सेप्ट का, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या फिर ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, तो ये कहानी होती है इसकी। आप इसको समझ सकते हो कई, जैसा अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फॉर एग्जांपल अमेजॉन वगैरह से, हालांकि बेस्ट एग्जांपल मेरे ख्याल से नहीं है, या है भी, आई डोंट नो, लेकिन अमेजॉन से आप जब गुड्स खरीदते हो तो कई सारे जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसमें एक रिटर्न पीरियड होता है, उसमें वो हमें बताता है 2 हफ्ते तक रिटर्न कर सकते हो या जो भी है, राइट। तो उसी तरह की कुछ कुछ आप समझ सकते हो, ये अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, तो आप ये समझ लो अमेजॉन से गुड्स खरीदे जा रहे हैं, है ना। तो बेस्ट एग्जांपल यही आता है दिमाग में अमेजॉन का, क्योंकि हम अमेजॉन से खरीदते हैं। सपोज मैंने मोबाइल खरीदा अमेजॉन से, है ना, और अमेजॉन में टर्म्स एंड कंडीशन में बता दिया उसने कि 15 दिन तक रिटर्न पॉलिसी है। तो 15 दिन में अगर आपके मोबाइल में दिक्कत आती है, आपको क्वालिटी की प्रॉब्लम लगती है, तो आपसे सीधा सीधा रिटर्न का रिक्वेस्ट डाल देना, हम आपका माल वापस ले जाएंगे और आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। तो उसी तरह की ये अरेंजमेंट कुछ ना कुछ है। तो ये कहानी होती है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी कहानी समझ आ गई होगी, लेकिन सिर्फ कहानी समझना जरूरी नहीं, जरूरी ये भी कि हम अपने पास कुछ नोट्स भी बनाते रहे, क्योंकि अभी कहानी सुन ली बाद में भूल गए, तो नोट्स पढ़ के ही हमको सारी चीजें याद आती है। तो अगर आपको इतना समझ आ गया है तो फिर आप लोग अपना रजिस्टर्स खोल लीजिएगा, अपनी जहां पे भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, फ्रेश पेज पे चैप्टर की हेडिंग डाल दीजिएगा। मैं फिर से चैप्टर की हेडिंग पे आ जाता हूं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, और मेरे साथ साथ आप सारी चीजों को लिखना शुरू कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अब मैं व्हाइट पेन से जो जो भी लिखना शुरू कर रहा हूं उसको आपको सब कुछ लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो सबसे पहला एरो डाल के लिखना है इसमें, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मीन्स delivering goods to the customers with the option to return them within a specified period, full stop. Reason for such return, reason for such return
मे बी पुअर क्वालिटी or any other reason as per the agreement. साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं और चीजों को डिस्कस भी करते रहते हैं। तो हालांकि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है तो वही जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया वही चीज यहां पे लिखी है। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है? इट मींस डिलीवरिंग गुड्स टू द कस्टमर, यानी हम कस्टमर को गुड्स दे देते हैं, पहुंचवा देते हैं, उनकी दुकान में रख देते हैं, विद द ऑप्शन टू रिटर्न देम विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि भाई आप 15 दिन, स्पेसिफाइड पीरियड मतलब एक कोई डेज बता दिया, महीना बता दिया, कुछ पीरियड बता दिया। तो मैंने जैसे 15 दिन बोला था, तो हम कस्टमर को बोल देते हैं 15 दिन में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस गुड्स को वापस कर सकते हो। अब वो कस्टमर वापस क्यों करेगा गुड्स, है ना? या तो बहुत बदमाश होगा, वो सोचेगा चलो 15 दिन गुड्स के मजे ले लेता हूं और फिर वापस कर दूंगा अपने गुड्स को, या फिर जेन्युइन रीजन से वापस करेगा। तो हम ऑब्वियसली पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो हम लोग जेन्युइन रीजन ही समझेंगे। हम बोलेंगे कि भाई जो कस्टमर है उस क्यों वापस कर रहा है, कि भाई गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर कोई और कारण है, कोई गुड्स में डिफेक्ट निकल जाता है, या जो भी चीज है, या गुड्स एज पर स्टैंडर्ड जो प्रॉमिस किया गया था वैसा स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा, जो भी चीज है, कोई भी जो भी एज पर एग्रीमेंट रीजन होगा उस रीजन से गुड्स वापस किया जा सकता है। राइट, चलो अभी और लिखते हैं इसमें थोड़ी सी बातें। फीचर्स ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स, इस तरह की सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो साथ साथ लिखते भी रहते हैं और डिस्कस भी करते रहते हैं। तो इसमें पहला लिखना, चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स। चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रॉम सेलर टू कस्टमर, फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? जब हमने, मैं बार बार अपनी इस एग्जांपल में आता रहूंगा सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए, तो जब हमने गुड्स को कस्टमर को पहुंचवा दिया, कस्टमर को दे दिया, डिलीवर कर दिया, हमने वर्ड यूज किया डिलीवर, तो वो डिलीवरी करते हुए क्या हुआ? पहले गुड्स मेरे पास थे, मेरी पोजीशन में था। पोजीशन का मतलब आप समझते होंगे, उम्मीद करता हूं कि फिजिकली किसके पास थे गुड्स, है ना? तो पहले फिजिकली मेरे पास थे गुड्स, यानी पोजीशन मेरे पास था। लेकिन जब मैंने कस्टमर को दे दिया गुड्स, तो मैंने पोजीशन दे दिया, मैंने कस्टमर को उसका पोजीशन दे दिया, फिजिकली मैंने कस्टमर के पास पहुंचा दिया। लेकिन क्या ओनरशिप अभी चली गई? जब सिर्फ मैं गुड्स कस्टमर के पास देके आ गया और जब मैंने उसको रिटर्न करने का ऑप्शन दे रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओनरशिप कस्टमर की हो गई? द आंसर इज नो। ठीक है, तो यहां पे जब इस तरह की सेल होती है तो हमने बोला सिर्फ क्या होता है? चेंज इन पोजीशन होता है। चाहे आप ब्रैकेट में ये भी लिख लो, दैट इज नो चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप चेंज नहीं होती। ओनरशिप तो अभी किसके पास रहती है? हम बोलते हैं ओनरशिप सिर्फ, आप कह सकते हो सिर्फ सेलर के पास रहती है, क्योंकि अभी क्या है, कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो गुड्स वापस कर सकता है। चलो आगे लिखते हैं और क्या फीचर्स होते हैं इस तरह की सेल के। सेकंड फीचर लिखना, ऐसे लिखना, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ownership is transferred only when the customer, या ब्रैकेट में बायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई, कस्टमर या फिर बायर gives the approval or on expiry of specified period, स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो हमने क्या बोला पहले पॉइंट में? हमने बोला कि जब इस तरह की सेल होती है तो सिर्फ पोजीशन चेंज होता है, ओनरशिप चेंज नहीं होती। तो सवाल उठा, सर ओनरशिप कब चेंज होगी? तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, ओनरशिप कब चेंज होगी? जब कस्टमर अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा कि भाई हमें गुड्स मंजूर है।
है ना। तो जब वो गुड्स को अप्रूव कर देगा, तो जब अप्रूव कर देगा तब फाइनल हम मानेंगे सेल हुई, और तब हम मानेंगे कि भाई ओनरशिप चेंज हुई। या फिर हमने बोला ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, तो मैंने ऊपर एग्जांपल में 15 दिन की बात की थी, तो अगर 15 दिन खत्म हो जाते हैं, बीत जाते हैं, तो उस केस में अगर कस्टमर ने आउटराइटली हमें अप्रूवल नहीं दिया था, तो जब ऑब्वियसली स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हो गया, तो अब तो उसके पास ऑप्शन खत्म हो गया गुड्स वापस करने का, तो उस केस में फिर हम मानेंगे कि सेल हो गई है और अकॉर्डिंगली फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। राइट, चलिए और लिखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, कस्टमर does not incur any liability on merely sending the goods। ठीक है, तो बहुत फालतू सा पॉइंट है वैसे तो। हम बोल रहे हैं कि भाई जब गुड्स हमने भेज दिए ऑन सेल और रिटर्न, सॉरी ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो उस केस में अभी कस्टमर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। यानी हम कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते कि लाओ दो गुड्स मैंने आपको दिए तो आप मेरे को पैसे दे दो। ऑल दो एज पर एग्रीमेंट उनमें कुछ समझौता हो सकता है कि भाई आप एडवांस ले लो, आधा पैसा ले लो, या जो भी है। जैसे अमेजोन भी, हम अगर अमेजोन से भी खरीदते तो उसमें रिटर्न पॉलिसी होती है, लेकिन अमेजोन हमसे पैसे तो ले लेता है पहले, राइट। और जब हम उनको गुड्स अगर वापस करना चाहते हैं, रिटर्न करते तो हमें रिफंड कर देता है। लेकिन इस पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं कि कस्टमर के ऊपर ऐसी कोई लाइबिलिटी हम नहीं थोप सकते कि बस बिकॉज हम आपको गुड्स आपके गोडाउन में रख रहे हैं, आपकी दुकान में रख रहे हैं, तो आप हमारी तरफ लाइबल हो गए। नहीं, वो लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब वो गुड्स अप्रूव हो जाएंगे और जब वो फाइनली सेल अप्रूव हो जाएगी, तब आप कह सकते हो कि लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी कस्टमर की। ठीक है, तो सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट था, लेकिन फिर भी इसको हमने यहां पे लिख लिया। चलो अभी और आगे लिखते हैं, और आगे लिखते हैं इसमें नेक्स्ट एरो लिखना। तो फीचर्स तो यही तीन बताने थे आपको, तो फीचर्स हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एट 1930, सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ such transactions will take place तो जरा ढंग से लिख लेते हैं, that is recorded when buyer signifies his approval oblique acceptance to the seller। और B point, when ही या बायर ही लिख लेते हैं, ही क्यों लिखूं, when buyer does some act adopting the transaction या adopting the sales लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो that is deemed acceptance, और नहीं तो या फिर when buyer does not signify
does not signify his approval oblique rejection या फिर पूरा लिखना, कॉमा डालना इसके आगे, बट retains the goods, तो जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखना, retains the goods beyond the specified period, or beyond a reasonable period, if no time is specified. इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और आप लोग पहले इसको लिख लेना जिस तरह से मैंने लिखा है, और फिर मैं आपको बताता हूं क्या क्या लिखा है हमने। चलिए, तो आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलिए, तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। तो वैसे तो आप ये एक्ट अपने लॉ पेपर में भी पढ़ोगे, और जो ये पॉइंट मैंने लिखा है ये पॉइंट अपने लॉ में भी आप पढ़ोगे, राइट। तो यहां पे क्या है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये बताता है कि इस तरह की सेल जो होती है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इस तरह की सेल में एक्चुअली हम सेल कब माने कि भाई अब तो सेल पक्का हो गई। तो उसके लिए उसने 3 बातें बोल रखी है कि आप कब इसको एज अ सेल मान सकते हो। या तो बायर, पहला बोला उसने, बायर सिग्निफाई कर दे अपना अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस, यानी वो बोल दे कि भाई गुड्स मेरे को मंजूर है, मुझे आपका जो प्रोडक्ट मैंने आपसे लिया वो मुझे एक्सेप्टेड है और मैं इसको अप्रूव कर रहा हूं। तो यानी वो आउटराइटली ओपनली अप्रूव कर दे गुड्स को, तो फिर ऑब्वियसली बात ही खत्म, फिर तो आप मानोगे कि गुड्स सेल हो गए। अच्छा, या फिर आगे लिखा है डीम्ड एक्सेप्टेंस, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहे तो, डीम्ड एक्सेप्टेंस यानी बायर कुछ ऐसा कर ले कि हमको मानना पड़ जाए कि गुड्स सेल हो गए। बायर आउटराइटली ये ना बोली कि मेरे को गुड्स अप्रूव हो गए, तो ए पॉइंट में तो हमने बोला आउटराइटली बायर ने बोल दिया कि गुड्स अप्रूव हो गए। बी में बायर आउटराइटली बोलेगा नहीं अप्रूव कर दिए, लेकिन वो कुछ ऐसा कर देगा गुड्स के साथ कि उसको अब मानना ही पड़ेगा, या हमको मानना ही पड़ेगा कि भाई अब तो गुड्स बेच दिए गए। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो बायर को हमने गुड्स दे रखे थे, तो गुड्स बायर के पास पड़े हुए थे, राइट। उसने हमें अप्रूवल नहीं दिया, अभी भी स्पेसिफाइड जो टाइम, सपोज 15 दिन का हमने टाइम दिया था, तो अभी भी 15 दिन का टाइम बच रहा है, लेकिन बायर अप्रूवल नहीं देता, रिजेक्शन नहीं देता, कुछ नहीं करता, इन गुड्स को उठा के अपने किसी कस्टमर को बेच देता है, अपने किसी और कस्टमर को बेच देता है। तो जब हमारे बायर ने हमारे गुड्स अपने पास जो उसके पास रखे हुए थे उसको अब किसी और कस्टमर के पास बेच दिया, तो एक प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, भाई अब हमें मानना ही पड़ेगा कि गुड्स उसने अप्रूव कर ही देंगे। भाई उसने गुड्स अप्रूव करे तभी तो आगे बेचा। अगर उसे गुड्स मंजूरी नहीं होते, अगर उसके दिमाग में होता कि गुड्स मुझे वापस करने, तो वो आगे बेचता ही क्यों? लेकिन उसने अब ये जो गुड्स है उसने आगे अपने किसी कस्टमर को, अपने रिश्तेदार को या किसी अपने दोस्त को भेज दिए या उसको बेच। तो इस केस में क्या होगा कि हम बोलेंगे कि भाई एक डीम्ड अप्रूवल हो गया। क्यों? क्योंकि बायर ने एक ऐसा एक्ट कर लिया। मेरे एग्जांपल में वो एक्ट क्या हुआ? आगे बेचने का एक्ट। बायर ने एक ऐसा एक्ट कर लिया कि हमको मानना ही पड़ गया कि गुड्स अप्रूव हो गए, ठीक है। और सी में लिखा है कि भाई अगर इनमें से कुछ भी ना हो जाए तो क्या होगा? अगर बायर अपने कुछ अप्रूवल रिजेक्शन कुछ बताए ना और गुड्स को अपने पास लेके बैठा रहे बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी 15 दिन खत्म हो गया, हमने टाइम दिया था 15 दिन का, लेकिन 15 दिन खत्म हो गए, तो बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड अगर 15 दिन के बाद भी गुड्स अपने पास रख के बैठा रहा है कस्टमर, तो उस केस में मानना पड़ेगा कि गुड्स बिक गए, यानी उसका अप्रूवल हो गया है। और अगर सपोज, वैसे प्रैक्टिकली तो कोई ना कोई टाइम स्पेसिफाइड होगा, ठीक है, तो और क्या आगे प्रैक्टिकली भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं,
लेकिन अगर सपोज एग्रीमेंट में कोई टाइम स्पेसिफाई होता ही नहीं है, नो टाइम इज स्पेसिफाइड, तो फिर लॉ में लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड। फिर वो जजमेंट के ऊपर है भाई कि वो जजमेंट की बात है कि वो रीजनेबल पीरियड क्या है, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली ये रीजनेबल पीरियड वाला पॉइंट देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति, आप खुद सोचो, अगर आप सेलर हो, आप किसी को गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस दे रहे हो, आप उसको ऑप्शन दे रहे हो गुड्स वापस करने का, तो आप कुछ तो टाइम बताओगे ना उसको कि भाई मैं 15 दिन में वापस कर देना, 1 महीने में वापस कर देना, 2 महीने में वापस कर देना, लेकिन कुछ तो टाइम आप फिक्स करोगे, ऐसी थोड़ी उठा के आप गुड्स भेज दोगे, राइट। तो इसमें प्रैक्टिकली कोई ना कोई स्पेसिफाइड पीरियड होगा ही होगा, बट लॉ ने लिख दिया कि भाई अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो ये रीजनेबल पीरियड माना जाएगा, राइट। तो ये आपके प्रोविजंस जो हमने पढ़े, जो अंडरस्टूड थे, मेरे ख्याल से काफी कॉमन सेंस वाले प्रोविजंस थे, बट ये जो प्रोविजंस हमने पढ़े, ये जो पॉइंट्स हमने तीनों पढ़े, ये किसके अकॉर्डिंग पढ़े हमने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अगेंस्ट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना है। तो यहां से आपसे हो सकता है थ्योरी का अगर सवाल बने तो काफी चांसेस है कि यहां से आपका थ्योरी का कुछ सवाल बन सकता है, और अगर यहां ना बने तो लॉ में तो आपको इसका अप्लाई करना ही पड़ सकता है, राइट। चलिए, अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। भाई अभी तक सारी बातें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ ली, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमको फोकस किस पे करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करना है। अल्टीमेटली हमारी जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में प्रैक्टिकल वाले, वो किससे रिलेटेड आएंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड आएंगे। तो अब हम अपना बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से इस तरह की सेल में किस प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, नॉर्मल सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री तो आप बचपन से सीख रहे हो, 11वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि कैश में सेल हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर क्रेडिट पे सेल हो रही है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो नॉर्मल सेल्स की एंट्री तो हम सबको पता है। लेकिन यहां पे इस तरह की सेल में जहां पे कस्टमर के पास ऑप्शन होता है गुड्स वापस करने का, तो इस केस में हम किस तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। तो पहले आप लोग मेरे साथ लिखना, अभी आपको ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आएगा, बट पहले आप जो मैं लिख रहा हूं इसको लिख लेना, ये आपको बाद में जब आप अपने आप से रिवीजन करोगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि हमें क्या यहां पे कवर करना है। तो बेसिकली जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात होगी तो हमें यहां पे 3 केसेस कवर करने हैं, हमको 3 केसेस यहां पे कवर करने हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहना जैसे मैं लिखूं, क्या क्या 3 केसेस करने हैं आपको कवर। तो मैं केस 1 बोल देता हूं, ये केस नंबर 1 आपको करना है। व्हेन सच सेल्स are made, when such sales are made, when such sales are made casually। तो कैजुअली को बड़ा बड़ा लिखना और इसको ब्लॉक कर देना, या जो भी है बादल बना देना। ये हो गया आपका पहला केस। फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लिखना व्हेन सच सेल्स आर मेड, फिर बड़ा बड़ा लिखना फ्रीक्वेंटली। व्हेन सच सेल्स आर मेड फ्रीक्वेंटली, और अगेन फ्रीक्वेंटली को या तो ब्लॉक कर देना या ऐसे बादल बना देना या हाईलाइट कर देना, जैसे भी ठीक लगे। और फिर थर्ड केस, केस नंबर 3, इसमें लिखना व्हेन सच सेल्स आर मेड, फिर बड़ा बड़ा लिखना न्यूमरसली, और अगेन इसको भी ब्लॉक कर देना या इसके अराउंड बादल बना देना, जो भी ठीक लगे, ठीक है। तो ये 3 केसेस हमें कवर करने हैं। तो ब्रीफ में लिख रहा हूं, अभी आपको ऑब्वियसली अगेन बोल रहा हूं, समझ आएगा नहीं, बट मैं लिख रहा हूं, उसको आप लोग बस लिख लेना। सेल्स आर ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। मैं खाली एक क्रक्स लिख रहा हूं, जब आप चैप्टर खत्म कर लोगे और जब अपने आप से रिवाइज करने बैठोगे तो इसको आप जब पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज याद आ जाएगी मोटी मोटी कि क्या चीज हम इसमें करते थे। इसमें लिखना आप लोग, इसमें आप लोग लिखना, इसमें आप लोग लिखना सेल्स आर
recorded in memorandum book और मेमोरेंडम बुक्स को ब्लॉक करना और इसमें ऐसे एरो डाल के लिखना सेल और रिटर्न डे बुक, या सेल और रिटर्न पहले लिखना जर्नल। एक मिनट भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। सेल और रिटर्न जर्नल ऑब्लिक डे बुक, और थर्ड केस में लिखना सेल्स आर recorded in मेमोरेंडम बुक्स, और इसमें भी मेमोरेंडम बुक्स को ब्लॉक करना और इसमें दो बाइफर्केशन बनाना और इसमें लिखना सेल और सेल्स नहीं सेल, सेल और रिटर्न डे बुक, और इसमें लिखना सेल और रिटर्न लेजर्स, और लेजर्स में भी दो बाइफर्केशन करना। इसमें लिखना सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, और यहां लिखना कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, तो पहले आप लोग इतनी नोटिंग कर लेना जितनी मैंने नोटिंग करी, और फिर आप अपनी इसको आगे देखना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहले जितनी बात मैंने लिखवाई उतनी लिख ली होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने तीनों केसेस लिखे इसको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो केस नंबर 1 पे रहेगा। तो आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है वो फर्स्ट केस में से आने की रहती है, और इसी केस में से सबसे ज्यादा आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम आराम आराम से पहले केस को डील करेंगे और फिर सेकंड और थर्ड केस को अलग से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इतना बनाने के बाद अपनी फर्स्ट डाल देना हेडिंग व्हेन सेल्स आर मेड कैजुअली, व्हेन सेल्स आर मेड कैजुअली। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम सीखेंगे कि सपोज मैं सेलर हूं और मैं जो ये गुड्स बेचता हूं वो मैं अपने नॉर्मल गुड्स ही बेचता हूं, और इक्के दुक्के ऐसे सेल होती है जो मेरी ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस होती है ना। तो नाम पता लग रहा है कैजुअली। कैजुअली का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी नंबर ऑफ सेल्स रहती है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाली, वो बहुत कम रहती है। 2-3 गिने चुने बहुत खास कस्टमर्स के लिए ऐसी सेल होती है, लेकिन बाकी कस्टमर्स के लिए तो मैं नॉर्मल सेल ही करता हूं। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें क्या करना होता है, तो आप लोग लिखना, फर्स्ट एरो डाल के लिखना है इसमें, इन दिस केस sales are treated as ordinary sales, full stop. If goods are returned, ब्रैकेट में लिखना रिजेक्टेड, a reverse entry or a sales return entry is passed. नेक्स्ट एरो में लिखना, if at year end, that is balance sheet date,
if at year end, that is balance sheet date, comma, goods are lying with customers and the specified period has not expired, uh, then entry for such sales is cancelled. कैंसल्ड को अंडरलाइन कर लेना, इज कैंसल्ड। फुल स्टॉप डाल के लिखना, वैल्यू ऑफ गुड्स विथ कस्टमर्स, is shown at cost as normal inventories in balance sheet. ठीक है, तो पहले समझना शुरू करते हैं, समझ के इसकी एंट्रीज भी आपको लिखवाता हूं। तो जब हमने बोला जब हम गुड्स जो भेजते हैं ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये कैजुअल बेसिस पे भेजते हैं, यानी बहुत कभी कभी बहुत खास एक दो कस्टमर के लिए भेजते हैं, तो इस केस में हम कहते हैं भाई देखो, जब हम करिए साल में 1 2 4 सेल कर रहे हैं, तो क्यों हम इसकी कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें या कुछ और नया काम करें। हम एक काम करते हैं, जब हम लोग भेज रहे हैं गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भी या ऑन रिटर्न बेसिस भी, तब हम इस सेल्स को नॉर्मल सेल्स की तरह ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हमने बोला सच सेल्स आर रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल्स, और अगर भाई कस्टमर हमें गुड्स वापस कर देता है, गुड्स रिजेक्ट कर देता है, तो हम एक रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे, या फिर हम नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। क्या फर्क पड़ता है ना। नॉर्मल ऑर्डिनरी सेल्स के केस में भी सेल्स रिटर्न तो होता ही है, ये तो आप पढ़ते ही हो, तो इसको हम उसी तरह कुछ कुछ ट्रीट कर लेंगे। अच्छा, अगर साल के अंत में हमने बोला, अच्छा तो एक एक करके लिखते हैं, साथ साथ हम ना एंट्रीज भी लिखते हैं, तो आप लोग साथ साथ मेरे एंट्रीज भी लिखना। जर्नल एंट्रीज, तो आपको क्या क्या जर्नल एंट्रीज इसमें कवर करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको मेनली आपको करना, जो काम करना होगा अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यही करना होगा, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। तो पहले हमने बोला जब हम गुड्स को एज ऑर्डिनरी सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम पहले तो क्या करेंगे, जब गुड्स बेचेंगे, है ना, जब हम गुड्स कस्टमर को भेजेंगे ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो उस केस में हम लोग पहले ऑर्डिनरी सेल्स की एंट्री पास करेंगे। तो ऑर्डिनरी सेल्स की क्या एंट्री हम करते थे, तो वही एंट्री लिखना। तो पहले लिखना फर्स्ट में, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस मतलब सेम वही चीज हो गई, इसको शॉर्ट में सेल और रिटर्न बेसिस ही बोल दिया। तो क्या एंट्री हम करते हैं, वही डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। डेटर बोल लो या कस्टमर बोल लो, एक ही बात है। तो डेटर या फिर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसमें अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट लिखना इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में बोलूं, इनवॉइस प्राइस का मतलब आप एक प्रकार से मान लो सेल्स प्राइस। ठीक है, एक कॉस्ट होता है, एक सेल्स प्राइस होती है, तो इसको हम लोग नॉर्मली सेल्स की एंट्री, तो सेल्स की सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको हम लोग नॉर्मली सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड कर देते हैं। पहली एंट्री खत्म। फिर दूसरी एंट्री आपको क्या करनी होती है, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड या फिर रिटर्न्ड, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो हमको क्या एंट्री पास करनी होती है, तो लिखना, तो हमने बोला
जब गुड्स वापस हो जाते हैं, जब कस्टमर्स रिजेक्ट कर देते हैं गुड्स को, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेल्स रिवर्सल एंट्री पास कर दे, यानी जो ओरिजिनल सेल्स की एंट्री हमने पास करी थी उसकी ठीक उल्टी एंट्री पास कर दे, रिवर्सल एंट्री हो गई। या फिर जैसे हम बचपन से सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते आ रहे हैं, हम सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दे। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं, आपका एग्जाम में जो मन करे आप जो वो कर सकते हो। तो मैं दोनों लिखवा देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करना, तो लिखना। तो अगर मैं सेल्स रिवर्सल एंट्री पास कर रहा हूं, तो पहले क्योंकि मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो रिवर्सल के टाइम में सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। और अगर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर रहे हो, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री जो आप बचपन से करते आ रहे हो, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट, इसको आप सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखना। और टू डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट, और याद रखना ये भी एंट्री जो आएगी, ये भी आएगी एट इनवॉइस प्राइस। तो अब मैं आईपी शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये भी इनवॉइस प्राइस पे आएगी। तो ये एंट्री, दो एंट्री हमारी पहले खत्म हो गई। अब थर्ड लिखना, थर्ड लिखना, थर्ड लिखना, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस को अंडरलाइन कर लेना। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, क्या बोलने का मतलब है, क्या बोलने का मतलब है, जब हमने गुड्स बेचे, जब हमने गुड्स भेजे थे, तो हमने सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर दी थी, और जो भी उस टाइम की इनवॉइस प्राइस थी, वो इनवॉइस प्राइस पे हमने सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर दी थी। अब मानो कस्टमर आता है और गुड्स एक्सेप्ट कर देता है और कहता है भाई जिस प्राइस पे आपने पहले ओरिजिनली भेजा था, उसी प्राइस में मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, लॉजिकली सोचना भाई, जब सेल्स की एंट्री हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो भी सही प्राइस पे, सपोज हमने ओरिजिनली 100 रुपए पे बेचे थे, जब हमने 100 रुपए पे भेजे थे गुड्स, है ना, तो अब कस्टमर आके 100 रुपए पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हमको उस टाइम पे कोई एंट्री पास करने की जरूरत है कि नहीं? पास जरूरत है भाई, हम ऑलरेडी एंट्री तो पास कर चुके, सेल्स की एंट्री हम ऑलरेडी यहीं पे रिकॉर्ड कर चुके थे। तो क्या अब जब वो अप्रूव कर रहा है तो मैं दोबारा से सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करूंगा? द आंसर इज नो, मुझे डबल डबल रिकॉर्डिंग थोड़ी ना करनी है। तो अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमको कोई भी एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से फोर्थ लिखना, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। इसमें हायर देन इनवॉइस प्राइस को आप लोग अंडरलाइन कर लेना। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस, तो क्या मतलब हुआ इसका? सपोज मान लो हमने गुड्स जो भेजे थे, मैंने बोला हमने ओरिजिनली 100 रुपए में भेजे थे गुड्स, उस टाइम पे हमने बोला था 100 रुपए पे। अब सपोज क्या होता है, हालांकि प्रैक्टिकली आपको अच्छा नहीं लगेगा, इररिलेवेंट लगेगा, लेकिन सपोज जो बायर है वो आ जाता है, वो बहुत खुश होता है, वो हमारे गुड्स से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है भैया आपके गुड्स तो बहुत अच्छे हैं, सुपर क्वालिटी के हैं भाई, मजा आ गया आपके गुड्स देख के, भाई 100 रुपए नहीं दूंगा मैं, 100 रुपए से ज्यादा दूंगा मैं, 100 नहीं, इस गुड्स के बदले में आपको 120 रुपए दूंगा, है ना। मैंने बोला आपको प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, आपको प्रैक्टिकली बेवकूफी लगेगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमें सब कुछ कवर करना है भाई, चाहे वो हमें कितना इम्प्रैक्टिकल लगे। तो हमने बोला कि अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर दिया गुड्स एट हायर देन इनवॉइस प्राइस, यानी ओरिजिनली जब हमने भेजे थे, तो जिस प्राइस पे हमने भेजे थे उससे ज्यादा दाम वो दे देता है, एक्सेप्ट भी करता है गुड्स को और कहता है मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा, मैं 100 रुपए नहीं, मैं 120 रुपए दूंगा। तो इस केस में आप लॉजिकली क्या करोगे, आप खुद सोचना, थोड़ा लॉजिकली और कॉमन सेंस लगा के सोचना। देखो 100 रुपए पे तो हम ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके होंगे, ये वाली जो हमने सेल्स ओरिजिनल वाली रिकॉर्ड करी थी, तो 100 रुपीज की जो ओरिजिनल इनवॉइस प्राइस थी, तो 100 रुपए तो हम ऑलरेडी सेल्स के रिकॉर्ड कर चुके। अब जब गुड्स 120 पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो 120 में से 100 रुपए की हम एंट्री तो ऑलरेडी कर चुके, बची हुई 20 रुपए की एंट्री अभी हमने नहीं करी हुई, क्योंकि हमने जो ओरिजिनली सेल्स की एंट्री करी थी तो उसमें 100 रुपए हमने लिया था, तो 120 में से 100 रुपए की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी, लेकिन 20 रुपए की एंट्री अभी पास नहीं हुई, तो इस 20 रुपए के लिए हम लोग एंट्री पास कर देंगे। 100 रुपए के लिए ऑलरेडी काम खत्म हो चुका,
जो ये एडिशनल 20 रुपीज का प्राइस जो हमें अब और मिलने वाला है, इसकी हम और एंट्री पास कर लेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? सेम एंट्री होगी जो आप नॉर्मल सेल्स की एंट्री करते हो, डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां मैं लिख लेता हूं, शॉर्ट में लिख लेता हूं, डिफरेंस इन प्राइस, है ना। तो मेरे एग्जांपल में कितने रुपए पे रिकॉर्ड होगी ये वाली एंट्री? सर ये एंट्री रिकॉर्ड होगी 20 रुपए पे। मेरे एग्जांपल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया तो ये एंट्री आपकी 20 रुपए में रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली फिफ्थ लिखना, व्हेन गुड्स आर accepted at a price lower than the invoice price, अब यहां पे क्या हुआ? उल्टा केस हो गया। जो केस फोर्थ की एंट्री मैंने जो आपको फोर्थ केस बताया ये वाला, इसका ठीक उल्टा हुआ केस हो गया। तो वही ले लेते, सेम एग्जांपल को बेस लेते हैं। तो सपोज ओरिजिनली मैंने जो गुड्स भेजे थे वो 100 रुपए के भेजे थे, ओरिजिनली मैंने गुड्स 100 रुपए पे भेजे थे, लेकिन कस्टमर अब आता है और बोलता है यार आपके गुड्स की ना क्वालिटी में उतना मजा तो नहीं आया, थोड़े से क्वालिटी उतनी मजेदार नहीं है, लेकिन हम गुड्स आपको वापस भी नहीं करना चाहते, हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आप एक काम करो यार, 100 रुपए की जगह ना ये गुड्स हमें 80 रुपए में दे दो, 100 रुपए की जगह आप ये गुड्स हमको 80 रुपए में दे दो और काम खत्म करो। हम भी बोलते हैं ठीक है यार सेल हो रही है, क्यों हम लक्ष्मी घर में आ रही है, हम क्यों मना करें इसको, है ना। चलो 120 रुपए कमी तो मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम 80 रुपए में भेज देते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? गुड्स एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट नहीं हुए। ध्यान से सुनना मेरी कहानी को। कस्टमर ने रिजेक्ट नहीं करे, वापस नहीं करे, उसने एक्सेप्ट करे, लेकिन कम दाम पे एक्सेप्ट करे, 80 रुपए पे एक्सेप्ट करे। तो अब आप लॉजिकली फिर से सोच के एंट्री खुद बनाने की कोशिश करना। अब आप इसमें एंट्री पास कैसे करोगे? तो 100 रुपए में जब हमने गुड्स भेजे थे तो यहां पे हमने 100 रुपए की एंट्री तो ऑलरेडी सेल्स की वो रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन अब ये एंट्री हमारी 100 रुपए की जगह 80 रुपए पे होनी चाहिए। यानी एक तरह से आप ये समझ लो हमने 20 रुपए पे ज्यादा सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर रखी है। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे 20 रुपए से अपनी सेल्स को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहां पे इसको ठीक करने के लिए? अब आप लोग लिखना मेरे साथ एंट्री, इसमें हम उल्टी एंट्री पास कर लेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और इसमें भी आप लिख लो चाहे तो ब्रैकेट में वही सेम डिफरेंस इन प्राइस। और मेरे एग्जांपल में कितने रुपए पे आएगा? ये 20 रुपए पे ही आएगा। मैंने अब एग्जांपल ही ऐसा बनाया तो 20 रुपए पे आएगा, क्योंकि 100 रुपए की एंट्री हम पास कर चुके थे, लेकिन हमें सेल की एंट्री अल्टीमेटली 80 रुपए पे आनी चाहिए थी। तो हम 20 रुपए से एंट्री को रिवर्स कर देंगे ताकि हमारी बात सही हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इतनी कहानी। लेकिन अभी एंट्रीज खत्म नहीं हुई, अभी आपको और एंट्री सीखनी है। आपको सबसे ज्यादा जो काउंटिंग एंट्रीज जो सीखनी है वो इसी केस में सीखनी है। तो आ जाओ 6th पे। अब आना 6th पे, तो लिखना नहीं, हाँ 60 है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, लिखना एडजस्टमेंट्स टू बी मेड at year end, when goods are with customers and specified period has not expired. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है कि अब आप ईयर एंड में क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे। हमने साल के दौरान जो भी इक्का दिक्का दुक्की जो हमें सेल्स करनी थी ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वो कर दी, और उसको हमने एज ऑर्डिनरी सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, बैलेंस शीट बनाने के दिन आ गए।
अभी भी कुछ माल हमारे कस्टमर के पास पड़े हैं, उसने ना अप्रूवल दिया है ना रिजेक्शन किया है, और अभी स्पेसिफाइड पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे गुड्स के लिए हमको क्या काम करना होता है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप समझ जाना कि हम किस चीज की एंट्री पास कर रहे हैं। हम किस चीज की एंट्री पास कर रहे हैं? उन गुड्स के लिए एंट्री पास कर रहे हैं जो कस्टमर के पास पड़े हैं और जिसका स्पेसिफाइड पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, और कस्टमर ने ना तो कोई अप्रूवल दिया है ना तो कोई रिजेक्शन दिया है, यानी कस्टमर अभी मुंह बंद करके बैठा हुआ है। तो ऐसे केस में हमें क्या क्या एंट्रीज पास करनी होती है, तो ध्यान से मेरे साथ साथ आप लोग लिखना, सारी चीजें समझ भी आती रहेंगी। तो इसमें ए करके लिख लेता हूं मैं। पहले हमको क्या करना होता है, हमें रिवर्सल करना होता है, या फिर आप बोल सकते हो कैंसिल करना होता है ओरिजिनल सेल्स की एंट्री को। तो रिवर्सल या कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल सेल्स एंट्री। ठीक है, तो जिन गुड्स के लिए अभी हमें अप्रूवल नहीं मिला है, भाई हमने तो ओरिजिनली जब हमने गुड्स भेजे थे तब हमने उसको ऑर्डिनरी सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया था। हमने उस टाइम ये सोचा होगा कि चलो ईयर खत्म होने से पहले गुड्स अप्रूव हो ही जाएंगे, बट गुड्स अप्रूव हो ही नहीं। तो अब हम लोग प्रूडेंट हो जाते हैं। आपको एक प्रूडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। हम बोलते हैं भाई देखो ईयर खत्म हो गया, अब हमें अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो वी हैव टू फॉलो द प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। तो हम बोलते हैं भाई देखो जो सेल्स के लिए अभी अप्रूवल नहीं मिला है उसको हम अगर सेल्स दिखा देंगे तो हमारे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा आएंगे क्योंकि हमने सेल्स रिकॉर्ड कर रखा है। बट अभी ये पक्का तो है नहीं ना सेल्स हो, अभी भी कस्टमर इसको वापस कर सकता है, तो कल को हमारी सेल्स कम हो सकती है, हमारे प्रॉफिट्स कल को दोबारा कम हो सकते हैं। तो हम प्रूडेंट रहेंगे भाई, हम क्या करेंगे, जो ये सेल्स हैं, जो गुड्स पड़े हुए हैं कस्टमर के पास, इनकी जो हमने सेल्स की एंट्री मार रखी थी इसको हम लोग पहले कैंसिल करेंगे, इसको हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स की तरह नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सेल्स की एंट्री को या को रिवर्स कर देते हैं या फिर कैंसिल ऑफ कर देते हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं, तो वही भाई रिवर्सल, और या बोलो रिवर्सल बोल लो या कैंसिलेशन बोल लो, तो सेम बात है। आप जो आपने ओरिजिनल एंट्री सेल्स की पास करी थी उसकी उल्टी एंट्री पास कर दो, या तो आप सेल्स रिटर्न की एक एंट्री पास कर दो। तो रिजेक्शन के केस में जो मैंने आपको एंट्री बताई थी, डिट्टो सेम एंट्री आपको यहां पे करनी होती है। तो हम यहां पे एक बार और लिख लेते हैं वही वाली एंट्री। ठीक है, तो कोशिश करना बेटर रहेगा, यहां पे आप लोग रिवर्सल, हम कैंसिल कर रहे हैं, द वर्ड वी आर यूजिंग इज कैंसिलेशन। तो यहां पे हम कैंसिल ऑफ कर रहे हैं, तो कोशिश करना कि यहां पे आप सेल्स रिटर्न ना लिख के सिर्फ उल्टी एंट्री लिखना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि हम सेल्स रिटर्न नहीं, अभी गुड्स वापस नहीं आ रहे हैं हमारे पास, है ना। सेल्स रिटर्न लिखने का क्या मतलब है कि गुड्स वापस आ रहे हैं, बट अभी रिटर्न नहीं हो रहा, तो इसलिए बेटर ही रहेगा कि हम तो खाली कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो हम लोग बस एक रिवर्सल एंट्री पास कर दे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा वो याद रखना यहां पे इनवॉइस प्राइस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अच्छा, बस इतना करके क्या हमारा काम खत्म हो जाता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। अब आप लॉजिकली सोचो, जो हमारे गुड्स कस्टमर के पास पड़े हैं उसके हमने सेल्स, हमने ऐसा माना कि वो अभी सेल्स नहीं हुई है इसलिए हमने सेल्स को कैंसिल कर दिया। तो अब सवाल उठा, वो जो गुड्स हमने भेजे थे वो किसके गुड्स हैं? हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जब गुड्स हम ऐसे भेजते हैं तो हमारी ओनरशिप हमारी रहती है, पोजीशन चेंज होता है, ओनरशिप नहीं चेंज होती। तो अभी भी गुड्स किसके माने जा रहे हैं? ओनरशिप किसकी है? हमारी है, सेलर की है। तो यानी कि उसकी इन्वेंट्री में ये गुड्स आने चाहिए, उसकी इन्वेंट्री में गुड्स आने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये गुड्स कस्टमर के पास पड़े हुए हैं उसको हम अपनी इन्वेंट्री में लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए हम एंट्री क्या पास करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ लिखना, पहले लिखना फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री विद कस्टमर। तो इसमें लिखना इन्वेंट्रीज, एंट्री लिख लेना पहले फिर बताता हूं। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, और अमाउंट में लिखना, ध्यान से केयरफुली लिखना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस
ब्रैकेट में लिख सकते हो एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज, ऐसे नहीं लिखना, विच एवर इज लोअर। ठीक है, क्या एंट्री लिखी, इसका बहुत सिंपल लॉजिक है एंट्री का। बचपन में आप जब क्लोजिंग स्टॉक की, आप याद रखना, हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते थे। अब आपको लिखना नहीं, बस आपको इतना लिखना है, सिर्फ इस एंट्री का लॉजिक समझ लेना। हम क्या कर रहे हैं, हम एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं विद कस्टमर अपनी बुक्स में। बेसिकली हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारे स्टॉक है, दीज आर आवर स्टॉक, ये हमारी ओनरशिप है इन स्टॉक पे, तो ये इन्वेंट्री हमारी होनी चाहिए। तो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री ये एज एसेट आनी चाहिए, जैसे नॉर्मल हमारी क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो जब आप बचपन में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते थे तो आप क्या एंट्री करते थे, क्लास 11 की बात कर रहा हूं, तो पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं। आप एंट्री करते थे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसका इंपैक्ट हम क्या समझते थे, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते थे, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एक एसेट है तो हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते थे एसेट साइड पे। अब यही काम हम कर रहे हैं यहां पे भी, डिट्टो सेम काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं ये बताऊं, हम एक और चीज बचपन में पढ़ा करते थे कि भाई जो स्टॉक है, एज पर प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, एज पर आप बोल लो कंजर्वेटिज्म, हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं हमेशा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये भी हम बचपन में पढ़ते थे। और मैं आपको बता दूं, इन्वेंट्री से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 डील करता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 भी यही बोलता है कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करो एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इसी एंट्री को हम यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस हमने एक चेंज क्या कर दिया कि यहां पे हम लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलने की जगह एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऐसे स्टॉक है जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं। बस इसको हम बोल देते हैं इन्वेंट्रीज विद कस्टमर। है वही चीज है अल्टीमेटली हमारा इन्वेंट्री, अल्टीमेटली ये इन्वेंट्री हमारी बैलेंस शीट पे ही आने वाली है, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक की तरह। अल्टीमेटली ये इन्वेंट्री हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आने वाली है। बस इसको हम अलग नाम दे देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये हमारे पास नहीं पड़ा, ये कस्टमर के पास पड़ा है। बाकी क्लोजिंग स्टॉक तो हमारी गोडाउन में पड़े, बट ये वाले जो स्टॉक है ये कस्टमर के पास पड़े हुए हैं। तो ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम लोग इसको बस नाम अलग दे देते हैं, लेकिन जो एंट्री करने का जो फंडा है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये आपकी मोटी मोटी एंट्रीज होती है इस केस में। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और लिखवा देता हूं, कुछ नोट और लिखवा देता हूं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नोट लिखना, कौन से पेन से लिखे, ब्लू पेन से लिख लेते हैं, चलो। नोट, नोट लिखना, नो एंट्री will be passed on subsequent rejection of goods। इसको नोट नंबर 1 बोलना। नोट नंबर 2 लिखना, इसको लिखना नॉर्मल सेल्स एंट्री विल बी पास्ड। अच्छा, आगे इसके आगे एक और लाइन ऐड कर देना, सब्सिक्वेंट रिजेक्शन ऑफ गुड्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये भी लिख लेना। और इसमें लिखना नॉर्मल सेल्स एंट्री विल बी पास्ड on subsequent approval of goods in the next financial year। तो ये दो नोट्स पहले आप लोग लिख लेना, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने क्या लिखवाया है। बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट लिखवाया है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लेना और फिर मेरी बात को सुन लेना। ये मैंने आपको क्या बोला, तो देखो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने पढ़ा कि सपोज ऐसे ही ले लेते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 और ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो हमने क्या अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने ये बोला कि भाई देखो, जो गुड्स इस डेट पे, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, इस डेट पे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे,
तो इस डेट पे जो भी गुड्स कस्टमर के पास पड़े हैं जिसमें अप्रूवल या रिजेक्शन कुछ भी नहीं मिला है और जिसके अभी स्पेसिफाइड पीरियड खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने बोला कि हम दो इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एक तो हम सेल्स को कैंसिल कर देते हैं जो ओरिजिनल सेल्स है, और दूसरा हम लोग एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं विद कस्टमर। अब मान लो 31 मार्च 2021 के बाद मानो आगे जाके कोई भी रैंडम डेट ले लेता हूं, 20 अप्रैल ले लेते हैं। 20 अप्रैल 2021 को कस्टमर आता है, एक कोई कस्टमर आता है जिसके पास हमारा गुड्स पड़ा हुआ था और वो गुड्स को रिजेक्ट कर देता है, वो गुड्स को रिजेक्ट कर देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस केस में आप क्या करोगे। 20 अप्रैल को जब गुड्स कस्टमर आके रिजेक्ट कर देता है, अल्टीमेटली वो मना कर देता है, वो वापस कर देता है, तो आप क्या करोगे? क्या आप इस रिजेक्शन पे रिजेक्शन की एंट्री पास करोगे? सोचना जरा, क्या आप इस पे एंट्री पास करोगे रिजेक्शन पे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप सेल्स एंट्री ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो क्लोजिंग डेट पे। तो जब आप सारी सेल्स एंट्री आप ऑलरेडी जो गुड्स के कस्टमर के पास पड़े हुए थे उसकी सेल्स की एंट्री आप जब ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो, तो जब 20 अप्रैल को जब कस्टमर आके रिजेक्ट कर रहा है तो हम दोबारा से क्यों रिवर्सल या कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे? वो तो हम ऑलरेडी यहां पे कर ही चुके होंगे, दोबारा से करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए पहला नोट मैंने लिखा कि नो एंट्री विल बी पास्ड ऑन सब्सिक्वेंट रिजेक्शन ऑफ गुड्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले साल अगर गुड्स रिजेक्ट ही कर देता है कस्टमर आके तो हमको कोई भी एंट्री पास करने की आवश्यकता है ही नहीं। रीजन क्या बताया? क्योंकि क्लोजिंग डेट पे हम ऑलरेडी सेल्स की रिवर्सल की एंट्री कर ही चुके होंगे। अच्छा, दूसरा इसमें इसी केस में क्या सिनेरियो हो सकता है? इसी केस में दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं एक बार जरा। यहां पे दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? सेम केस, सपोज 20 अप्रैल को जो कस्टमर के पास गुड्स पड़े हुए थे वो गुड्स को यहां पे एक्सेप्ट कर देता है या अप्रूव कर देता है। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, गुड्स बढ़िया क्वालिटी के, मैं गुड्स एक्सेप्ट करता हूं। तो अब मेरा दोबारा वही सवाल, अगर 20 अप्रैल को आके गुड्स वो एक्सेप्ट कर रहा है तो अब हमें यहां पे क्या करना चाहिए? क्या हमको कोई एंट्री, एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करने की जरूरत है? दोबारा से सोचना। तो यहां पे आपको जवाब आना चाहिए यस, यहां पे एंट्री हमें दोबारा पास करनी चाहिए। क्यों पास करनी चाहिए? क्योंकि सेल्स की हम सारी एंट्री रिवर्स कर चुके। तो हेयर ऑनवर्ड्स अगर कोई नए वो सेम गुड्स जो है वो एक्सेप्ट ही हो जाते हैं, तो क्योंकि हमने क्लोजिंग डेट पे गुड्स सेल की एंट्री रिवर्स कर दी थी, तो अब हमें सेल्स की एंट्री वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जो गुड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो इस केस में हम लोग नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास करके अपने गुड्स का एक्सेप्टेंस दिखा देंगे। तो देखो सेकंड पॉइंट हमने वही लिखा, लॉजिकल, नॉर्मल सेल्स एंट्री will be passed on subsequent approval of goods in the next financial year। नॉर्मल सेल्स एंट्री मतलब वही अपनी घिसी पिटी एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वाली एंट्री हम लोग पास कर लेंगे अगर अगले फाइनेंशियल ईयर में अल्टीमेटली कस्टमर आके गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्चुअली दिस पार्ट इज ओवर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है। तो इस पे अब हमको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को समझ जाए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम आज के लेक्चर में एक दो छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं बेसिकली हमने जो कॉन्सेप्ट कवर किया उसकी एप्लीकेशन सीखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने स्टडी मटेरियल के फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे आना, इलस्ट्रेशन नंबर 1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1। पेज नंबर बता देता हूं आपकी स्टडी मटेरियल का है 6.34। अगर स्टडी मटेरियल आपके पास फिजिकल कॉपीज नहीं है, ये आपके पास किताबें नहीं है, तो आप इसको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना मेरे साथ साथ। तो सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एग्जाम में एज इट इज आपका आप कह सकते हो 4 to 5 मार्क्स में ये आ सकता है। कहता है सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो सीई अपने कुछ कस्टमर्स को सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजता है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019। कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? 2019 की कुछ वो ट्रांजेक्शंस बता रहा है। तो देखो सितंबर 15 में कहता है सेंड गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33.1/3% ₹1 लाख। ₹1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो कह रहा है कि जो हम कस्टमर को गुड्स भेजते हैं वो भेजते हैं प्रॉफिट में। भाई देखो, कॉस्ट से ऊपर हम कुछ सेलिंग प्राइस पे भेजते होंगे गुड्स, है ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप बेसिक सीखो, आप जो बेसिक अपने पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। तो वो आपको जो बता रहा है कि जो हम अपने गुड्स भेजते हैं वो
33 1/3% के प्रॉफिट में बेचता है ऑन कॉस्ट, तो वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि जो 33 1/3% है वो है ऑन कॉस्ट, ठीक है। और 33 1/3% का मतलब क्या हुआ, 1/3 समझ लेना, इट मींस 1/3। तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, 1/3 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो पहले ही आइडेंटिफाई करना। अच्छा, दूसरी बात, अब एक कंफ्यूजन और आता है यहां पे बच्चों का, एक मिनट देना। एक कंफ्यूजन यहां पे बच्चों का और आता है कि सर ये जो 1 लाख रुपए दिया हुआ है यहां पे, ये क्या है, ये कॉस्ट दी हुई है या सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्या दिया हुआ है ये। तो भाई देखो, क्वेश्चन यहां पे सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो यहां पे यानी सेल्स की ही फिगर बता रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है हमको, क्योंकि वो यहां पे सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो सेल्स की इंफॉर्मेशन बता रहा होगा। अगर वो एक कॉस्ट में बता रहा होता तो वो स्पेसिफिकली आपको बता देता, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज सेल्स प्राइस या सेल्स वैल्यू मान लो आप, इनवॉइस प्राइस जो टर्म हमने बोला कॉन्सेप्ट में, हमने बोला इनवॉइस प्राइस, तो ये हो गई आपकी इनवॉइस प्राइस। अच्छा, अक्टूबर 20 को कहते हैं गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, 40,000 के गुड्स हमें वापस दे दिए कस्टमर्स ने, ठीक है। नवंबर 25 को बोलता है रिसीव्ड लेटर्स ऑफ अप्रूवल्स फ्रॉम कस्टमर्स 40,000, तो 40,000 के जो गुड्स थे वो बेसिकली अप्रूव कर दिए कस्टमर्स ने। और गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, तो 20,000 के गुड्स हैं कस्टमर के पास। सीई रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स, तो ये देखो आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट, वो कह रहा है कि सीई जो गुड्स रिकॉर्ड करता है वो ऑर्डिनरी सेल्स की तरह रिकॉर्ड करता है जो गुड्स भेजता है। तो देखो ये टर्म मैंने आपको लिखवाई थी, एक मिनट, सॉरी मैं गलत पेज पे आ गया। ये देखो ऑर्डिनरी सेल्स वाली बात देखो मैंने यहां पे लिखवाई थी, जो मैंने आपको एक समरी टाइप का चार्ट बनवाया था। तो आप देखना आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन में जो टर्म यूज कर देता है वो अक्सर डायरेक्टली लिखने की जगह ये बोल देता है सेल्स ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल्स, इसलिए मैंने यहां पे इसको लिखवा दिया था, ठीक है। तो यानी हम लोग यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। कह रहा है आपसे, मांग कह रहा है, यू रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीई अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर 2019। तो 31 दिसंबर 2019 को अकाउंटिंग ईयर हमारा खत्म हो रहा है, तो हमको अकॉर्डिंगली सारी एंट्रीज जो हमने सीखी वो यहां पे पास करनी है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूं। अब आप लोग अपने पास क्वेश्चन जरूर खोल के रखना, क्योंकि बार बार स्क्रीन इधर उधर करने से दिक्कत होने लग जाती कभी कभी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा लिखेंगे किसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ सीई, इन द बुक्स ऑफ सीई जर्नल। तो पहली एंट्री पास होगी 15 सितंबर, ईयर क्या दे रखा है 2019, तो 15 सितंबर 2019। ध्यान से डेट्स भी डालनी है, जहां पे भी आपके पास डेट्स की इंफॉर्मेशन हो। किसी भी चैप्टर में आप जर्नल एंट्रीज जब भी करो, अगर आपके पास डेट्स की इंफॉर्मेशन है तो कभी भी डेट्स की इंफॉर्मेशन छोड़ना मत। ध्यान देना, प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो। तो पहले तो उसने गुड्स भेजे हैं कस्टमर्स को, तो नॉर्मल सेल्स हुई है, तो हमें पहले इसको नॉर्मल सेल्स की एंट्री की तरह रिकॉर्ड करना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कस्टमर या आप डेटर भी लिख सकते हो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है। चलिए इतनी बात खत्म हो गई। फिर अक्टूबर 20 को उसने बोला हुआ है कि गुड्स हमें वापस मिल गए, तो गुड्स वापस करने की एंट्री लिख लो, अक्टूबर 20 है ना, तो 20 अक्टूबर 2019। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो नॉर्मल सेल्स रिवर्सल की एंट्री भी डाल सकते हो, या फिर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री भी डाल सकते हो। सोल्यूशन में उन्होंने मेरे ख्याल से रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न डाला हुआ है, और बल्कि उन्होंने नोट में डाल भी रखा है। देखो नोट देखोगे अगर आप, मैं दिखाई देता हूं यहाँ पे, है ना, इन बातों पे कभी बाद में कंफ्यूजन आता है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। तो ये काम अगर इंस्टीट्यूट हर जगह करने लग जाए जो इसको करना चाहिए, तो मजा आ जाए, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बिल्कुल बढ़िया हो जाए। ये काम देखो, इस तरह का काम जो स्टूडेंट को क्लैरिटी देने वाला काम है ना, ये बहुत मिसिंग है हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स में। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम के देख लो, ये काम कर सकता है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चा स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा उसको कभी भी डाउट नहीं आएगा। देखो उन्होंने क्या किया, जो रिवर्सल वाली एंट्री करी, ओहो पेन दूसरा लेंगे, जो रिवर्सल वाली एंट्री उन्होंने करी यहां पे ये वाली एंट्री जो उन्होंने रिवर्सल वाली एंट्री करी, उन्होंने ये रिटर्न इनवर्ड यूज किया। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा वो डर जाएगा, वो सोचेगा अरे यार हमें
कॉन्सेप्ट में तो मैं ऊपर लिखा हुआ है सेल्स की एंट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, तो उस बच्चे के लिए उन्होंने यहाँ नोट पे क्लैरिटी डाल दी, ऑल्टरनेटिवली सेल्स अकाउंट कैन बी डेबिटेड इन प्लेस ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स। तो बच्चा कभी कंफ्यूजन में ही नहीं आएगा। तो ये काम अगर इंस्टीट्यूट अपने हर जगह जहां उसको करना चाहिए करने लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खैर ये तो मैं भटक गया इधर उधर, मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी रिटर्न इनवर्ड्स की एंट्री डाल देते हैं। आपको सेल्स की एंट्री डालनी है, मतलब नॉर्मल सेल्स रिवर्सल की एंट्री डालनी है, तो आप वो डाल देना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड्स ही लिख रहा हूं, तो रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है, 40,000। 40,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, 25 नवंबर को बोलता है कि रिसीव लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स ने हमारे गुड्स अप्रूव कर दिए। तो कौन सी डेट को करे, 25 नवंबर को। तो मैं लिख लेता हूं 25 नवंबर 2019। तो 25 नवंबर को 2019 को हमें कुछ अप्रूवल मिल गई, कस्टमर्स ने कुछ गुड्स अप्रूव कर दिए, कितने रुपए के, 40,000 के। तो अब मेरा सवाल लॉजिकली सोचना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, क्या हमको यहाँ कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता है, क्या हम यहाँ पे कोई एंट्री पास करेंगे। सोचो, हमने भाई सेल्स की एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी। जब सेल्स हुई, जब हमने गुड्स कस्टमर को भेजे, तो हमने सेल्स की एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी। तो जब गुड्स अप्रूव हो गए तो हम दोबारा से सेल्स की एंट्री थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, वो तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके। हाँ, अगर कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है तो करेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो हमने यहाँ पे करा भी था। लेकिन जब वो अप्रूव ही कर रहा है तो हम ऑलरेडी सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर चुके, तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे कोई एंट्री पास होगी, नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री। और रीजन आप लिखोगे बिकॉज सेल्स एंट्री वॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ठीक है, आप स्टडी मटेरियल में देख लेना उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग लेटर ऑफ अप्रूवल। अच्छा, रीजन उन्होंने भी नहीं लिखा, बट आप नोट में बेटर ये होगा कि आप रीजन डाल देना, नो एंट्री रिक्वायर्ड, व्हाई, बिकॉज सेल्स एंट्री वॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स वर सेंट टू द कस्टमर्स। खत्म, इतना आपको छोटा सा रीजन लिख लेना। एनीवे, चलिए। अच्छा, 25 नवंबर के बाद बोलता है 31 दिसंबर को गुड्स विद कस्टमर 20,000 के पड़े हुए। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या एंट्री करनी होती है, तो अब हम अपनी बेसिकली क्लोजिंग डेट पे आ गए, बैलेंस शीट डेट बोल लो, ईयर एंड बोल लो, जो भी बोल लो, हम अपने लास्ट डेट पे आ गए। तो क्या क्या दो एंट्रीज हमने मोटी मोटी सीखी। पहले हमने सीखा कि हमको सेल्स जो अप्रूव नहीं हुए हैं, जो बेसिकली कस्टमर के पास गुड्स पड़े हैं, उसकी जो सेल्स है उसको रिवर्स करना होता है। तो पहले सेल्स की रिवर्सल एंट्री डाल देते हैं, और यहां मैंने बोला बेटर ये होगा कि आप सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट वाली एंट्री करना, सेल्स रिटर्न मत यूज करना। रीजन मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि यहां पे गुड्स रिटर्न नहीं हो रहे, यहां पे हम खाली कैंसिल कर रहे हैं सेल्स की एंट्री को। तो ज्यादा एक्यूरेट क्या एंट्री होगी, नॉर्मल आपकी रिवर्सल वाली एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब सवाल उठा यहां अमाउंट क्या आएगा, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ओरिजिनली कितने, अच्छा अमाउंट तो उन्होंने दे ही रखा है ना, एक मिनट, ओहो अमाउंट तो दे रखा है, तो यहां पे अमाउंट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो उन्होंने अपने आप ही बता रखा है कि 31 दिसंबर को 20,000 रुपए के गुड्स कस्टमर के पास पड़े हुए थे। तो 20,000 की यानी सेल्स वैल्यू, बेसिकली इनवॉइस प्राइस आपको दे रखी है, तो उस पर हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, राइट। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, सेम डेट पे एंट्री एक और करते हैं, हम इन्वेंट्री विद कस्टमर रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या सीखा हुआ है, आंख बंद करके 20,000 नहीं लिख देना। हमने सीखा हुआ है इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, या कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब इस क्वेश्चन में तो देखो मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो नेचुरल सी बात है, वो जब है नहीं तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर कोई मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको क्वेश्चन में पहले ही दे देगा, तो वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट हाँ, दिमाग कहां लगाना है आपको, कॉस्ट की कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है। तो वो मैं आपको एक बार आपके साथ चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है वो और भी चैप्टरों में काम आती है इसके अलावा, तो थोड़ा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो 12th 11th क्लास में जो डिस्कशन होती थी वही सेम डिस्कशन है। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है जो प्रॉफिट मार्जिन है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, प्रॉफिट उसने बता रखा है 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली हो गया 1/3 ऑफ कॉस्ट। ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। अब हमको कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं सेल्स की जगह बस टर्म इनवॉइस वैल्यू लिख रहा हूं या इनवॉइस प्राइस लिख रहा हूं।
तो इनवॉइस प्राइस में से जब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा निकल के। अब दिक्कत क्या है कि हमें जो प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है वो तो ऑन कॉस्ट ही दे रखा है। हमको प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ेगा कि भाई अगर कॉस्ट में 1/3 है तो इनवॉइस प्राइस पे कितना बनता होगा, ये हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप लंबा तरीका यूज करो, मैथमेटिकल वे में करो, या फिर आप थोड़ा कुछ शॉर्टकट यूज करो, मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलता हूं लेट कॉस्ट बी एक्स। अगर मैं कॉस्ट को एक्स बोल दूं तो क्या मैं अपनी एक इक्वेशन बना सकता हूं, एक्स प्लस 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी इनवॉइस प्राइस दे रखी है, 20,000। क्या मैं अगर ये बोलूं तो क्या ये ठीक होगा? अगर मैं कॉस्ट को एक्स मान रहा हूं और प्रॉफिट है 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो मैं उस पर प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के मेरा इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, सेल्स प्राइस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिखवा भी दिया था। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन ठीक होगी। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स के लिए सॉल्व कर लो, एक्स निकाल लो, तो ये कितना आएगा, 4/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20,000। तो एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20,000 इंटू 3/4, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 15,000। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो इस कॉस्ट का 1/3 निकालोगे तो वो आएगा 5,000, और 15,000 में 5,000 ऐड कर दोगे तो 20,000 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये लंबा तरीका हो गया कि आप मैथमेटिकल वे में इसको कैलकुलेट कर लो, लेकिन इसको करने का टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका बता दूंगा तो आपको लगेगा रटवा रहा हूं, तो पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए, कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना टाइम बचाने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मन करे तो आप लोग नोट कर लेना। सिंपल एक फंडा बता रहा हूं, 1/n ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/1 प्लस n ऑफ सेल्स। मतलब बेसिकली ऊपर की मैथ से ये शॉर्टकट तरीका मेरा निकल के आ रहा है। सेल्स की जगह आप इनवॉइस प्राइस भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्लैरिटी। तो इस फॉर्मूले को हमेशा यूज करोगे तो जहां जहां भी आपको इस तरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन आप आगे सी एंटर लेवल पे भी अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको इन कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये शॉर्टकट तरीका आप हमेशा याद रख लो। 1/n ऑफ कॉस्ट मीन्स 1/1 प्लस n ऑफ सेल्स। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन में 1/3 ऑफ कॉस्ट बोला हुआ है, तो इसका मतलब सेल्स का ये इनवॉइस प्राइस का कितना निकलेगा, 1/1 प्लस 3 ऑफ इनवॉइस प्राइस बोल देता हूं मैं यहाँ पे, या फिर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, अब आप इसको लगा के देख लेना, 20,000 का 1/4 निकाल लेना, तो देखो 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ गया 5,000। तो बस वंस आपने प्रॉफिट निकाल लिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कॉस्ट भी निकाल सकते हो। तो कॉस्ट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस 20,000 माइनस प्रॉफिट 5,000, दैट इज 15,000। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखो आंसर ठीक आ गया हमारा। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करो। अगर आपको कोई और वे में कैलकुलेशन करना आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चे ध्यान नहीं रखते, एक बात का प्लीज ध्यान रखना, जो बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, अगेन यहाँ पे सेम कहानी आ जाती है। बच्चे सोचते हैं अरे कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर पे हो जाती है, कॉस्ट की कैलकुलेशन दिखाने की क्या आवश्यकता है, कैलकुलेटर में करो, फटफट लिखो, काम खत्म। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आपको चीजें आती है। कैलकुलेटर अलाउड है, करो यूज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी दिखाओ एग्जामिनर को कि आपको चीजें आती है। तो प्रॉपर वे में वर्किंग नोट में आपको कॉस्ट की प्रॉपरली कैलकुलेशन दिखानी है। ठीक है, इट विल नॉट 1 मिनट से भी कम लगेगा अगर आपको आता है, 30 सेकंड में कर लोगे आप कैलकुलेशन। ठीक है ना, हार्डली 20-30 सेकंड आपको लगाने पड़ेंगे, बट वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन जरूर दिखानी है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में देखना, हर सोल्यूशन में वो कॉस्ट की कैलकुलेशन दिखाता जरूर है। ठीक है, तो यानी इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जब अपना सोल्यूशन दिखाओ एग्जाम में तो आप भी अपनी कैलकुलेशन दिखाओ। जो भी इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर्स में नोट्स वगैरह डालता है तो वो तो आपको डालने ही डालने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली बता रहा है पढ़ने वाले को कि आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट करो क्वेश्चन तो इस प्रकार से नोट वगैरह लिख के आने, प्रॉपरली कोई कैलकुलेशन है, कोई वर्किंग नोट है, प्रॉपरली दिखाना है। तो उसका जरूर आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसलिए जोर डाल के बोल रहा हूं, मेजॉरिटी जब मैं टेस्ट चेक करता हूं मुझे हमेशा रिमार्क लिखना पड़ता है टेस्ट में कि भाई कैलकुलेशन तो दिखाओ कॉस्ट की। मुझे क्या पता आपने कॉस्ट कैसे निकाला, दिखाओ तो मुझे। आपने बगल वाले से पूछ के तो नहीं लिख दिया, मुझे दिखाओ कि आपको आता था, है ना। तो ये आपको चीजों का ध्यान रखना है। तो एनीवे बस आपकी लास्ट एंट्री थी 15,000 पे, हमको ये इन्वेंट्री दिखा देनी है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 15,000 पे मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी और बात खत्म। राइट,
तो एक काम करते, एक क्वेश्चन और कोई कर लेते स्टडी मटेरियल का और अपने लेक्चर को फिर खत्म कर देंगे। अब आप लोग देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है आपके स्टडी मटेरियल का 6.45। चलिए, तो क्या कह रहा है, छोटा सा सवाल है। ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स सोल्ड एट अ सेल्स प्राइस ऑफ ₹3000, यानी 3000 रुपए की वो आपको बेसिकली इनवॉइस प्राइस बता रहा है। तो ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स सोल्ड एट अ सेल्स प्राइस ऑफ ₹3000 वर लाइंग विद कस्टमर्स। तो 3000 के इनवॉइस प्राइस के गुड्स आपके कस्टमर्स के पास पड़े थे 31 दिसंबर 2020 को। रितु, टू whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sales। तो ये आपको हिंट दे दिया कि भाई आप कौन सा केस डील कर रहे हो, पहला केस जिसमें हम लोग कैजुअली वाला केस जो करते हैं, क्योंकि इसमें उसने बोला हुआ है कि ये जो गुड्स हमने भेजे थे या रितु ने भेजे थे, नहीं सॉरी, रितु टू whom these, अच्छा रितु कस्टमर है, तो हमने रितु को गुड्स जो भी भेजे थे इसको हमने एज एक्चुअल सेल्स ट्रीट किया था। Since no consent has been received from Ritu, you are required to pass adjustment entries, presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%। तो ये स्टेप सबसे पहले आपको प्रॉफिट मार्जिन बता दिया। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 20% ऑफ कॉस्ट। तो 20% ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, मैं कह सकता हूं 1/5। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट बता दिया उसने। तो शॉर्टकट तरीका लगा लो, चाहे आप जो कर लो, शॉर्टकट तरीका लगाओगे तो क्या निकलेगा, सेल्स का इनवॉइस प्राइस का कितना निकलेगा, तो वही फंडा, इनवॉइस प्राइस का कितना आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। ओहो, कॉस्ट नहीं सॉरी, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया इनवॉइस प्राइस का 1/6 शॉर्टकट तरीका। और नहीं तो आप वो एक्स अज्यूम करके जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, इसके रीजन ये है, अगली लाइन, प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना और इस एक पॉइंट की वजह से इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एक बार रिवाइज जरूर करना इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि भाई जो 31 दिसंबर 2020 की हम बात कर रहे हैं, इस दिन जो मार्केट प्राइस है गुड्स की वो कॉस्ट से 10% कम है, कॉस्ट से 10% कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि जो मेरी मार्केट प्राइस निकल के आएगी वो कॉस्ट से कम ही होगी। ये तो क्लियरली बोल ही रहा है कि भाई कॉस्ट से 10% कम है। और हमने क्या सीखा हुआ है, जो हम इन्वेंट्री विद कस्टमर रिकॉर्ड करते हैं, हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट प्राइस या फिर एनआरबी, जो भी बोलना चाहो बोल लो, मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट विच एवर इज लोअर, है ना। और यहां पे ये तो क्लियरली बोल ही लिया है कि भाई हमारी मार्केट प्राइस कॉस्ट से कम है। तो इसका मतलब जो हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी विद कस्टमर वाली, वो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो इसको मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूं। एक काम करता हूं, गिन के 2 एंट्री करनी है और एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। तो पहली एंट्री हम क्या करते हैं, अब देखो, अब दूसरा यहां पे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन बच्चों को राइज होती है और बच्चे अटक जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर देखो कॉन्सेप्ट में आपने सेल्स की एंट्री लिखवाई हुई है, तो यहां पे पहले सेल्स की एंट्री तो करो। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, पिछले इलस्ट्रेशन में, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में था, उसमें आपने सेल्स की एंट्री करी थी। लेकिन यहां पे मैं सेल्स की एंट्री नहीं करूंगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि उसने यहां पे ये नहीं बोला है कि 3000 रुपए की सेल हुई है, उसने कोई डेट नहीं बताई कि इस डेट पे कोई सेल हुई है। उसने बोला हुआ है, बस इतना बता रखा है कि 3000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स कस्टमर के पास 31 दिसंबर को यानी क्लोजिंग डेट पे पड़े। एक्चुअल सेल कितनी की हुई, नहीं हुई, कौन सी डेट को हुई, मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहां पे मैं सेल्स की एंट्री नहीं कर सकता, बिकॉज क्वेश्चन ने आपको इंफॉर्मेशन दी नहीं है सेल्स की। उसने सिर्फ आपको क्लोजिंग डेट पे बताया कि कितने गुड्स कस्टमर के पास पड़े। तो यहां पे आप आंख बंद करके रटे रटाए तरीके से सेल्स की एंट्री मत करके आ जाना। आप देखना, पहले क्वेश्चन की कहानी देखना कि क्या इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, और उसके ऊपर डिसाइड करना कि आपको क्या एंट्री करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो डोंट गेट इनटू दिस कंफ्यूजन। चाहे तो वीडियो पॉज करके क्लैरिटी के लिए एक बार देख लेना। इलस्ट्रेशन 1 जो हमने किया था उसमें उसने प्रॉपर्ली बताया था इस पर्टिकुलर डेट पे गुड्स की सेल हुई थी या गुड्स हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजे थे, बट यहां पे उसने ये नहीं बताया। ठीक है, तो इस बात की ध्यान रखना। तो ये डाउट्स कॉमनली आते हैं बच्चों के, इसलिए मैं टाइम लेके बोलता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के क्या क्या डाउट्स आते हैं जनरली व्हाट्सएप वगैरह पे जहां पे आते हैं। इसलिए मैं पहले ही इसको यहां पे क्लियर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये डाउट्स ना आए। एनीवे, तो पहली एंट्री हम क्या करते हैं, हम लोग सेल रिवर्सल की एंट्री करते हैं। तो कर लेना फटाफट, 2 मिनट का काम है। तो क्या एंट्री होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू
कस्टमर का नाम यहां पे दे रखा है तो मैं कस्टमर का नाम ले लूंगा, टू रिट्यूज अकाउंट। और यहां पे रिवर्सल की एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस पे आती है और 3,000 रुपए उसने बता रखा है इनवॉइस प्राइस ही, तो ये हम डाल देंगे। अच्छा ठीक है, ये डेट डाल के लिखना, 1 मत लिखना, डेट दे रखी है तो डेट डालना मत भूलना, 31 दिसंबर 2020। अच्छा सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी सेम डेट पे, वही अपनी घिसी-पिटी एंट्री, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो और इसमें सबसे पहले हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो ये कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकाले थे हमने विद कस्टमर, तो मैं शॉर्टकट तरीका यूज कर लूंगा। अगर आप चाहो तो अपना वो एक्स अज्यूम करके या जो भी, अगर कोई और गणित आपको लगानी आती है जिसमें आपका हाथ कंफर्टेबल है तो आप वो यूज कर लेना, अल्टीमेटली आंसर ठीक आना चाहिए। तो मैं तो शॉर्टकट यूज कर लेता हूं। तो हमने क्या बोला था, 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो 3,000 का 1/6 ले लो। चाहे तो आप ऐसे करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1+1 1/1+5, ठीक है, ऐसे करके दिखा देना। तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा ये तो सॉरी प्रॉफिट है ना, ये तो प्रॉफिट है, तो पूरी कैलकुलेशन ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, ये तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम इनवॉइस प्राइस लिखेंगे और इसमें से प्रॉफिट हटाएंगे, तो प्रॉफिट में हम लोग ऐसे दिखा देंगे 3,000 इंटू 1/1+5। तो जब आप ये निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/6 ऑफ 3,000 आता है 500 और 3,000 में से हटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2,500। ठीक है, तो 2,500 रुपए की कॉस्ट आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ था कि जो मार्केट प्राइस है वो 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस कितनी निकल के आएगी, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए उसने बोला हुआ है कि कॉस्ट से 10% कम है, तो 2,500 माइनस 10% ऑफ 2,500। यहां पे डायरेक्टली 2,500 का 90% भी निकाल सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से कितना आएगा, 2,250 आएगा, 2,250। ठीक है, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर हम किस पे निकालेंगे, तो ये आपको लिख के आना है, इन्वेंट्री विद कस्टमर विल बी recorded at lower of cost and market price, that is at ₹2250। ठीक है, तो ये आपको लिख के आना है भाई, एग्जामिनर को बताना मत भूलना। आपको तो कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन एग्जामिनर को कैसे प्रूव करोगे कि आपको आता है कि नहीं। एग्जामिनर तो ये सोचेगा कि आपने बगल वाले से पूछ के लिख लिया होगा आंसर, तो उसको बताओगे कि आपको चीजें आती है। ऐसी नहीं मिल जाते 5 नंबर पूरे सीए लेवल में। ठीक है, यू हैव टू शो एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि अननेसेसरी कटेंगे नंबर, लेकिन आपको पूरी चीजें दिखानी है, प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह जो भी है, नरेशंस सब कुछ कंप्लीट करके फिर आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। कोई आपके नंबर काटने की जरूरत भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप एक बार आंसर टैली कर लेना। आंसर तो वैसे सिंपल सा है, सही होगा, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं कुछ और सवाल इसी केस के ऊपर कराऊंगा और फिर हम लोग अपने बची हुई चीजें को कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, अच्छा होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को। होमवर्क में आप लोग यहीं लिख लेता हूं, या एक काम करता हूं अपने मेन शीट पे लिख लेता हूं। होमवर्क में आप लोग कर लेना इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 4। ठीक है, बाकी रिवाइज कर लेना। 2 और 4 इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं आपके एग्जाम में मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी जो होती है 80 to 90% प्रोबेबिलिटी होती है आपकी इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फर्स्ट केस से क्वेश्चन बनने की 5 नंबर का। ठीक है, बनते भी इससे कितने नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के। ठीक है, तो इस वाले केस को तो आपको बहुत अच्छे से पक्का कर लेना है कि आपका कोई भी केस बन के आ जाए, कैसे भी एग्जामिनर इसमें घुमा दे आपको, आप इसको 5 नंबर में आराम से कर लो। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पूरा समझ आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।
तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।